देखिए स्वाप्रेरण गुणांक बच्चों समझिए, स्वाप्रेरण गुणांक है। देखिए सिंपल समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई कुंडली है, क्या है कुंडली है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, या धारा प्रवाहित हो रही है, तो जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के चारों, इस कुंडली में धारा जाएगी तो चुंबकीय छेद कौन हो जाएगा, कुंडली के चारों का कौन हो जाएगा, चुंबकीय छेद। कहने का मतलब समझिए, जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इस कुंडली के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा तो कुंडली से ऊपर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, यानी इसमें चुंबकीय फ्लक्स वितरण हो जाएगा। क्योंकि धारा प्रवाहित किया है तब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती है धारा के, यानी चुंबकीय फ्लक्स निर्भर है धारा पर, यानी चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती का हो गया धारा। मान लेते हैं इसमें n फेरे हैं तो हम कर सकते हैं n फाई समानुपाती हो जाएगा i के, यानी n फाई समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है l और क्या आता है i, यहाँ से l निकाल लेते हैं तो हो जाता है n फाई अपॉन i, l बराबर क्या हो गया n फाई अपॉन क्या हो गया i हो गया। ठीक है, यहाँ पे उतरे को समस्या ना हो। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। l क्या है, स्वाप्रेरण गुणांक, जहाँ पर l जो है वो क्या है, स्वाप्रेरण गुणांक है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो हम निकाल सकते हैं, यदि I बराबर हम कितना कर लें, 1 एम्पीयर कर लें तो L बराबर हो जाएगा n फाई बाई 1, या L बराबर हो जाएगा n फाई। तो परिभाषा क्या बोलेंगे कि किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक जो L है वो n फाई के, n फाई को बोलते हैं, इसे कह सकते हैं किसी कुंडली का जो स्वाप्रेरण गुणांक होता है, ये जो n फाई है इसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ग्रंथिताओं की संख्या। तो क्या बोलता है, किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या का क्या होता है, बराबर होता है यदि कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर हो। देखिए इसको मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ जाए। इसको मिटा के क्योंकि समझना जरूरी है, यदि किसी कुंडली में क्या प्राप्त कर रहे हैं, धारा प्राप्त कर रहे हैं, धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन, यानी चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती हो गया धारा के। क्योंकि मान लेते हैं इसमें n फेरे हैं तो n फाई समानुपाती i के, n फाई समानुपाती हटाएंगे l आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा i, l निकालेंगे तो हो जाएगा n फाई अपॉन क्या हो जाएगा i। ठीक है, फिर हमने कहा था यदि i का मान कितना करेंगे 1 एम्पीयर तो स्वाप्रेरण गुणांक की परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात था, क्योंकि जब चुंबकीय कुंडली से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल जो होता है उसको लेते हैं E, और E बराबर क्या होता है माइनस m डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ये कहाँ से पढ़ा है, फैराडे का द्वितीय नियम, सॉरी पहला नियम, अभी हम लोग बताएंगे फैराडे का नियम बता देंगे। तो E बराबर क्या हो गया माइनस m डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हो गया। अब देखते हैं E बराबर माइनस m, ये डेल्टा को अगर बाहर कर लें n के साथ क्या आ जाएगा फाई अपॉन डेल्टा टी, ई बराबर माइनस डेल्टा n फाई को देखो, n फाई इसके बराबर है एल आई के, तो यहाँ से एल आई अपॉन डेल्टा टी, ई बराबर माइनस एल को बाहर कर लेंगे तो डेल्टा के साथ आई अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ से हम एल निकालेंगे तो क्या बनेगा फार्मूला ई, देखिए ई का उल्टा हो जाएगा डेल्टा टी से, ये माइनस लगा ही था यहाँ पे वाला, ये यहाँ सही रखिए, और बड़े का आ जाएगा डेल्टा आई, या एल बराबर कर सकते हैं माइनस ई अपॉन में डेल्टा आई है, ये वाला बटन पे आता है, ये वाला इसके बटन पे आए, और ये कर ले आप डेल्टा आई बटे डेल्टा टी 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तब क्या हो जाएगा एल का मान। अब देखिए क्या बनेंगे प्रकाशा कि किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक जो होगा वो चुंबकीय विद्युत वाहक बल, उस कुंडली के विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान का होगा बराबर होगा, परंतु शर्त क्या है, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा जो धारा है, धारा परिवर्तन की दर जो कितनी हो 1 एम्पीयर पर सेकंड हो या एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर क्या हो 1 एम्पीयर पर सेकंड या एकांक हो। ठीक है, देखिए अगला क्या है, एक समतल अथवा एक वृत्ताकार कुंडली के घेरे स्वाप्रेरण गुणांक का व्यंजक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, इसको डाल देते हैं। तो मान लेते हैं कोई कुंडली है वो समतल है या वृत्ताकार है और उस पर क्या लपेटेंगे, फ्री लपेटेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे उसको हटा दो, इसको नहीं हटा दो, उसको लिखा देते हैं। तो देखिए माना
माना करेंगे, माना त्रिज्या जो है वो इतनी है r मीटर, ठीक है, ध्यान रखिए, माना r मीटर त्रिज्या तथा n फेरों वाली, तथा n फेरों वाली एक वृत्ताकार ले लेंगे या करेंगे समतल कुंडली में, ठीक है। तो कुंडली है जिसमें प्रवाहित धारा, जिसमें क्या है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, माना r त्रिज्या मीटर तथा n फेरों वाली की कुंडली है, वृत्ताकार समतल, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, अतः कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र क्या निकालेंगे, अतः कुंडली के केंद्र पर क्या निकालेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए इसका होता है μ0/2 I अपॉन क्या होता है r, ये बराबर क्या होता है μ0/2 × I अपॉन, क्योंकि फेरे कितने दिए थे, n दिए थे, इसको I लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n I भी लिख देंगे, त्रिज्या r दी गई, धारा I था तो I लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने निकाला था केंद्र पर, आपने निकाला केंद्र पर, ठीक है, ये करा। और मान लेते हैं कि इसे वृत्ताकार है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इसके पूरे पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर, उसके संपूर्ण पृष्ठ पर मान ले एक यही वाला जो बी है, ये वाला संपूर्ण पृष्ठ का होगा एक समान पैदल क्षेत्र होगा, सॉरी हाँ, एक समान पैदल क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक समान क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जो यहाँ पे केंद्र माना है वो कहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं पूरे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, उन्हीं के संपूर्ण तल में होगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब क्या होगा, तब पूरे प्रत्येक फेरे से, है ना, प्रत्येक फेरे से बल निकालेंगे। तो देखिए हमने पढ़ाया था, जिसमें क्या प्रयोग कर रहे थे, धारा प्रयोग कर रहे थे, तो चुंबकीय बल में क्या होता है, परिवर्तन, क्योंकि हम मान लेते हैं कितने फेरे इसमें, n फेरे हैं, तो n फाई समानुपाती का था I, n फाई समानुपाती हटाते हैं तो आता है Li, है ना, यहाँ देखिए। और अगर हम फाई निकालें, फाई पता नहीं है, तो फाई बराबर क्या होता है b × a, फाई बराबर क्या होता है b × a, यहाँ पे क्या लिखा Li, n के साथ n लिख सकते हैं b, b का मान क्या निकाला है μ0/2 Ni/r × a बराबर Li, है ना, याद रखना। अब देखिए आई से आई कहाँ जाएगा, आई से आई कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, n बराबर क्या बचेगा, तो आप लोग, ठीक है, n इंटू क्या बचेगा μ0/2, n का n से गुणा कर देंगे, इंटू स्क्वायर होगा μ0/2 इंटू का बचेगा, देखिए n a बचा है, इंटू का बचा है r, यहाँ पे बचा है l बराबर, यानी यही जो फार्मूला बन गया, बस ये से करना था, यानी इसको सही से लिखा जाए तो अगर सही से लिखेंगे तो लिखेंगे l बराबर μ0, ठीक है, a लिख सकते हैं n²/2r, तो ये हो जाएगा समतल अथवा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के लिए, कुंडली के लिए समतल गुणाकार मिल जाए, ठीक है। तो छूट तो नहीं है, क्या छूट रहा है, छूट नहीं रहा, एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए हर कुंडली का वृत्ताकार है तो μ0 रहेगा, a के स्थान पूछ सकते हैं पाई r² n² r से r का रहेगा, कर देगा l बराबर μ0 × पाई × n² r/2, ये सूत्र बन सकता है, और ठीक है, इस प्रकार ये प्रूफ हुआ कंप्लीट। तो देखिए दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्यकरण गुणांक का मान हमको बताना है कितना होता है, सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अन्योन्यकरण गुणांक का समझते हैं क्या है। देखिए ये दो कुंडली है, कितनी कुंडली है, दो, एक कुंडली हो गई, एक हो गई दूसरी कुंडली, तो पास पास रखी हुई दो कुंडलियों में से, पास पास रखी हुई दो कुंडलियों में से जब किसी एक कुंडली में धारा प्रयोग करते हैं, मान लेते हैं पहली कुंडली में क्या प्रयोग किया, धारा, तो जब पहली कुंडली में धारा प्रयोग करते हैं तो दूसरी कुंडली में भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, और इसमें विद्युत वाहक परिवर्तन होता है। तो इसमें धारा प्रयोग किया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, फिर चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ़ाई2 जो हो रहा है वो धारा I1 का कारण हो रहा है, यानी फ़ाई2 समानुपाती I1 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं n2 फेरे हैं तो n2 फ़ाई2, n2 और फ़ाई2 समानुपाती हटा देंगे तो m और क्या जाएगा I1, यहाँ से अगर m निकालेंगे तो n2 फ़ाई2 और बनेगा I1, यदि कर लिया हम I1 बराबर कितना कर लेंगे 1 एम्पियर, तब देखते हैं m बराबर क्या हो जाएगा n2 फ़ाई2 और बचा जाएगा 1, m बराबर हो जाएगा n2 फ़ाई2। तो हम कह सकते हैं कि पास पास रखी हुई दो कुंडलियों के बीच उत्पन्न अन्योन्यकरण गुणांक यानी m द्वितीय कुंडली के फ्लक्स, इसको क्या कहते हैं फ्लक्स घनत्व,
द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा जो हो कितनी हो, 1 एम्पियर हो। यह परिभाषा बना सकते हैं यहाँ से। और आगे देखिए, चूंकि जब चुंबकीय फ्लक्स में पतन हो रहा था तो विद्युत वाहक बल तो होगा, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं, E2 या E बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस का n डेल्टा फाई और बड़ा क्या होता है, डेल्टा टी होता है ना। E2 रहेगा, हम नेगेटिव बार क्या करेंगे, क्योंकि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो द्वितीय कुंडली में होगा, इसलिए यहाँ पे E2 लिखा, तो यहाँ पर भी E2 कर लीजिए और यहाँ पे भी फाई 2 कर लीजिए, माइनस N2 की क्या, डेल्टा को बाहर कर लेंगे तो N2 के साथ फाई 2 हो जाएगा, ये बाहर कर लिया, ये इसके साथ आ जाएगा और बनेगा लिखा डेल्टा टी, जैसा पिछला आ गया सेम ऐसा करेंगे। सब गुणांक वाला E2 माइनस डेल्टा N2 फाई 2, देखिए N2 फाई 2 इसके बराबर है Mi1 के, यहाँ पे होगा m और क्या होगा I1 बटे डेल्टा टी। अगली बार में डेल्टा के बाहर m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के साथ I1 अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे क्या लिखा E2। यदि हम m निकालेंगे, ध्यान से देखिए m निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, देखिए E2, ये माइनस भेज देंगे, माइनस आ जाएगा, ये वाला जो था ये इसके बटे में आ जाएगा, सीधे क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हैं। यदि करना चाहे तो डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी को 1 मान लेंगे, यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब m बराबर माइनस के E2 बटे 1 या m बराबर माइनस के E2, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, मैं दूसरी परिभाषा कि पास पास रखी हुई दो कुंडलियों के बीच उत्पन्न अन्योन्य कण गुणांक जो होता है वो द्वितीय कुंडली के विद्युत वाहक बल यानी E2 के बराबर होता है, पर यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर जो हो एकांक हो या 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो, तो ये हो गया अन्योन्य प्रेरक गुणांक का व्यंजक। लेकिन हमको सिद्ध करना है दो समतल अथवा वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी ये समझ में नहीं आया आपको, देखिए ये प्रूफ कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल। दो समतल कुंडलियां हैं, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है पहले वाली की, पहली त्रिज्या कितनी है R1 है, इसकी त्रिज्या कितनी है R2, इसमें धारा I1 है, इसमें धारा कितनी हो जाएगी I2 होगी, है ना। इस धारा के कारण इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी केंद्र पर, जैसे भी मैंने बताया था। अगर आपने लास्ट वाला प्रूफ देखा होगा तो तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या था, इस कुंडली में, कौन सी कुंडली में, पहली कुंडली में जब धारा प्रयोग करते हैं I1 तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखेंगे प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर, प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर इससे केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, और B बराबर क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I बटे R। सिंपल सा बात इतना कर लेंगे, वही बताया था, क्योंकि जैसे चुंबकीय उत्पन्न हो रहा है तो फेरे भी होंगे, फेरे कितने होंगे, देखिए क्योंकि कुंडली धारा प्रयोग करे थे पहली कुंडली में, तो फेरे पहली कुंडली में धारा कितने फेरे हैं, इसमें फेरे हैं N1, इस वाले में फेरे हैं N2, फेरे इसमें N1 है, सॉरी N हो गया N U1 और धारा कितनी होगी I, तो N1 इंटू I बटे का हो गया R, क्योंकि I नहीं I1 हो जाएगा, ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये निकाल लिया अभी। हमको पता है धारा प्रयोग करते हैं पहली कुंडली में तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय बल में क्या होता है परिवर्तन, तो दूसरी कुंडली में हो रहा था, दूसरी कुंडली में फेरे कितने थे N2, तो N2 फाई 2 समानुपाती आ जाएगा, I1 हो गया, N2 फाई 2 समानुपाती हटाएंगे Mi1 हो गया, N2 की क्या N2 हो गया, अगर फाई 2 हटाते हैं तो फाई बराबर क्या होता है, देखिए V इंटू क्या होता है, ये होता है, V इंटू क्या होता है, ये होता है, ठीक है। क्योंकि पहली कुंडली में जब धारा प्रयोग तो चुंबकीय क्षेत्र जो पतन हो रहा था, सॉरी विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा था, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, जब धारा प्रयोग कर रहे थे तो कुंडली से चारों ओर, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो वो क्या होगा B, है ना, तो वो सेम ही रहेगा, करेंगे B1 कर देंगे, यहाँ पे रहेगा A, यहाँ पे क्या है M और क्या है I1 के कारण उत्पन्न हो रहा था, N2 का पर N2 लिखेंगे, B ये वाला मान ये B1 हो गया, मान कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 N1 हो गया, I1 हो गया बटे का होगा R, ये क्या लिखा है, ये क्या है क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का क्या होता है बताइए, I R स्क्वायर, है ना, I R स्क्वायर, नहीं तो इसको ये रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे क्या लिखा एम और क्या लिखा I1 से I1 का हो गया कर गया। एम बराबर फार्मूला का बन जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा N1 इंटू हो जाएगा इंटू अपॉन ए अपॉन क्या बनेगा R। देखिए ठीक है, बस ये कोई दिक्कत नहीं। और हाँ त्रिज्या तो बतानी होगी, जो त्रिज्या इसकी R1 थी इसकी R1 कर लीजिए, R1 कर लीजिए यहाँ पर, ये हो गया ये प्रूफ। ठीक है, चूँकि जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ानी भी। चुंबकीय फ्लक्स समझते हैं, चुंबकीय फ्लक्स देखिए क्या चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एक सिंपल हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह होगी, चुंबकीय क्षेत्र में इस क्षेत्र के लंबवत, इस क्षेत्र के क्या रहते हैं लंबवत, कोई अगर तल रख देते हैं, क्या रखते हैं कोई तल, इस तल से होकर इस तल से होकर गुजरने वाली, इस तल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्लस कहते हैं। तो इस तल से तो तल में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, देखिए और एक रखा है तो क्षेत्र में रखा है यानी b इंटू ए, ये होगा फाई, चुंबकीय प्लस का सूत्र होता है फाई, और फाई का बराबर होता है b इंटू ए। मात्रा की बात की जाए तो वेपर, मात्रा क्या होता है वेपर होता है। ठीक है, हाँ इसे जरा बोल गया, अभी मैंने पढ़ा था स्वाप प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दोनों का मात्रक हेनरी होता है, होता है हेनरी, आप ध्यान याद करिए हेनरी। ठीक है, देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो सिंपल हम सुनाते हैं। ये जो चुंबक है, ये चुंबक है, चुंबक के ध्रुव है, एक और N और S, इसके बीच में कोई कुंडली है, क्या है कुंडली है। तो ये कुंडली को जब घुमाएंगे, कुंडली को घुमाएंगे तो चूंकि यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी, है ना। ठीक है, तो जब कुंडली घूमेगी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में पतन होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय फ्लक्स में पतन होगा, चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं से पतन होगा, तो क्या होगा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और क्या उत्पन्न हो जाएगी धारा, और इस घटना को क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी परिभाषा की बात की तो कैसे बोलेंगे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी कर देते हैं, घुमाते हैं, तो इस कुंडली से होकर गुजरने वाले, कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन, जिससे कुंडली के अंदर क्या होता है विद्युत वाहक बल, और क्या होती है धारा, इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। घटना को क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जिसने बताया था उसका नाम क्या है फैराडे। तो ये क्या हो गया फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इनके नियम चलते हैं दो, कितने नियम है दो। पहला नियम क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी करते हैं घुमाते हैं, तो कुंडली से होकर जाने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन, और कुंडली में क्या होता है विद्युत वाहक बल, इसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक ये हो गया दर कि क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है उसे लेन का नियम, द्वितीय नियम कहते हैं लेन का नियम कहते हैं। ठीक है, लेन का नियम याद रखिएगा, लेन का नियम। ठीक है, लेन का नियम क्या होता है, किसी पद परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होता या विद्युत धारा होती है, प्रेरित धारा होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा होती है, और उस कार्य का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, इसे क्या कहते हैं लेन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बता दिए मैंने आपको। देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, देखिए ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण और जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ का हो परिवर्तित हो उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इसे अगर किसका मान क्या होता है V बराबर सूत्र मिला, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा टी क्या है इसकी कला है, और V नॉट क्या है इसका आयाम। ठीक है, जैसे अगर ग्राफ से बनाया जाता तो ये हो जाएगा, तो ये जो है अधिकतम ऊंचाई इसको बोलते हैं V नॉट, ये जो ग्राफ बनाया है ये साइन का बनाया गया है, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है, यानी कुल मिला के ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये गलत हो गया, बल्कि ऐसे बोलो, ऐसे नोट किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ क्या हो परिवर्तित होता रहे, ऐसे वोल्टेज जो कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का परिपथ में जो धारा कहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखिए आपसे ये पौराणिक नहीं पूछ सकता है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल
माध्य मूल मान, थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं। देखिए इसको कहते हैं VRMS से वर्ग करते हैं। तो इसको कैसे प्रयास करेंगे, सिंपल सा, प्रत्यावर्ती धारा के यानी ऐसा बोलना कि एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, धारा का IRMS लिखेंगे, वोल्टेज का होता है तो VRMS लिखते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मूल मान कहते हैं। अगर इसका हमको बनाना हो तो I का मान क्या होता है, I होता है I0 sin ओमेगा टी। इसका सूत्र सिद्ध कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर करेंगे तो I0 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आप ध्यान देखिए, ये था कि यहाँ से स्टार्ट हुआ देखिए ये हो गया 0, ये हो गया क्या हो गया π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ये हो गया एक पोर्ट साइकिल के लिए जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान होता है, यहाँ पे लिख देंगे एक पोर्ट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है वो होता है 1/2। यहाँ लिखा I0 का स्क्वायर होगा I0 रहेगा और 2 का हो जाएगा √2 और यहाँ पे क्या निकाल आएगा IRMS। ये हम लोग निकाल लिया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अगर आपसे पूछे प्रत्यावर्ती धारा की जगह पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे VRMS और यहाँ पे V का स्क्वायर। तो क्या बनेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग मूल मान कहते हैं। ठीक है, V का मान क्या होता है, V0 क्या होता है, V0 sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा अपने आप V0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। एक पोर्ट साइकिल के लिए sin स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है 1/2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे होता है ये V0 का स्क्वायर। तो ये कितना निकल आएगा बाहर, ये V0 √2 और यहाँ पर आ जाएगा VRMS। तो ये मेरा बन जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग मूल मान। ठीक, सिंपल सा। यहाँ पे बचा रखिएगा, आपको लिखना है एक पोर्ट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, आपको पेपर में बैटल अनुनाद बहुत मिलेगा या तो देखिए जब LC परिपथ में यदि XL का मान XC के बराबर होगा तो जो प्रतिबाधा होती है यानी Z, उसका मान क्या होता है 0। और इस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, यदि XL बराबर XC का मान तो प्रतिबाधा Z होती है 0 होती है, इसको कहते हैं बैटल अनुनाद की अवस्था। देखिए कैसे समझिए नहीं, इसको मैं आपको अच्छे बताता हूँ, पहले अच्छी तरह समझिए। जैसे अगर परिपथ हो LR और आपको निकालना हो प्रतिबाधा, तो Z बराबर क्या करेंगे, फार्मूला R है तो R का स्क्वायर लिखना है और L के जगह पर लिखना है XL का स्क्वायर। ठीक है, अगर LC परिपथ होता और तब प्रतिबाधा निकालते LC के लिए तो क्या लगा देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर LR था LC था, यदि CR होता तब प्रतिबाधा निकालते तो क्या लगेगा √R स्क्वायर, केवल C है तो XC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों हो LC R हो और तब प्रतिबाधा निकालेंगे तो क्या होगा Z बराबर या R स्क्वायर तो आपको नहीं लिखना है। अगर LC दोनों हो तो LC जब होते हैं तो क्या लिखते हैं XL माइनस XC, यहाँ पे क्या लिखेंगे XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। तो परिपथ कौन सा निकाल रहे हैं LC परिपथ में Z बराबर क्या होता है √XL माइनस XC। यदि XL XC का मान बराबर होगा तो ये दोनों बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो Z का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसे डाल देते हैं। तो XL बराबर क्या था XC, XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। कैसे गुणा कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर LC बराबर क्या हो जाएगा, एक ओमेगा बराबर फार्मूला क्या होता है 2πf का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर FLC बराबर 1। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे F निकालिए, अगर F निकालेंगे तो एक ऊपर हो जाएगा बड़े का हो जाएगा 4π² LC। ठीक है, चूँकि F स्क्वायर है तो यहाँ भी F लगा आ जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा √1/4π² LC। एक और एक होता है 4 का होता है 2 पाई LC √, हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा F। और ये क्या है अनुनादी आवृत्ति हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। और ये दशा जो है बैदुल अनुनाद की दशा है, बैदुल अनुनाद। इसमें क्या होता है, तो धारा होती है, धारा का आयाम क्या होता है अनंत हो जाता है। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछे शक्ति गुणांक क्या है, देखिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उसको बताते जा रहा हूँ। शक्ति गुणांक वो होता है cos फाई, तो cos फाई बराबर सूत्र कर लिए R/Z।
वैद्युत प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक, इतना को पढ़ना है। और अगर परिपथ LCR हो, परिपथ का हो L हो और C हो क्या हो R हो, और तब शक्ति गुणांक निकालना हो तो cos फाई बराबर क्या लिखेंगे? R, और Z का स्थान पे लिखेंगे, हो जाएगा अंडर रूट LCR है तो पहले R का स्क्वायर कर लीजिए प्लस यहाँ पे XL माइनस XC का हो जाएगा होना स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, XL क्या है? देखिए, जो प्रेरण होता, कुंडली होता, कुंडली के सिरों पर जो विभवान प्रतिरोध होगा उसे क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात यानी XL कहते हैं। और धारिता यानी संधारित्र के सिरों पर जो प्रतिघात वो होगा, प्रतिरोध होगा, उसे क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात यानी XC से लिखते हैं उसको। ठीक है। बस इसमें और बढ़ सकता है, आपसे पूछ सकता है यदि LCR परिपथ हो और अनुनाद की अवस्था हो, अनुनाद की क्या हो? अवस्था हो, तो अगर अनुनाद की अवस्था होगी तब पूछ सकता है शक्ति गुणांक का मान बताओ। तो देखिए, अनुनाद की अवस्था में क्या होगा? XL का मान इसके बराबर होगा XC के, तब अगर cos फाई निकालेंगे ऊपर हो जाएगा R अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए XL माइनस XC तो जीरो हो जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है ना, तो कर सकते हैं। देखिए cos फाई बराबर R और बड़े क्या लिखा रहेगा R यानी बेटा 1, यानी हो जाएगा cos फाई का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? देखिए, यदि दो लेंस संपर्क में रखे हों, दो लेंस का संपर्क यानी मान लीजिए दोनों उत्तल लेंस हैं, तब इसकी संयुक्त फोकल दूरी पूछी जाए तो क्या लगाओगे? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यदि पहला उत्तल है और दूसरा क्या है? अवतल है, तो पहले वाला प्लस कर दीजिए और दूसरा क्या कर देना है? माइनस कर देना है। यदि दोनों अवतल होंगे तो दोनों में क्या लगा देना है? माइनस। बाकी सूत्र में चेंज नहीं करना, यहाँ पे आप प्लस ही रखिए तो प्लस ही रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज ना करिएगा। देखिए, जब कोई ऐसा हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है मैलस का नियम। ठीक है, मैलस का नियम। मैलस का नियम क्या होता है? देखिए, ये जैसे ये साधारण प्रकाश की क्या होगी? किरण हो गई, यानी अध्रुवित प्रकाश हो गया। ऐसा हो गया, अध्रुवित प्रकाश हो गया। अध्रुवित प्रकाश की किरण होगी और इसको डालते हैं हम किसी क्रिस्टल पर, यानी मान लेते हैं पोलराइड पर डाला गया, और जब पोलराइड पर डाला गया तो ये पोलराइड से जब प्रकाश बाहर निकलेगा तो ये कैसा हो जाता है? ध्रुवित। अध्रुवित को ध्रुवित में बदलने को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने को क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण। और जो उसे बदलता है उसे हम कहते हैं, उस युद्ध को क्या कहते हैं? ध्रुवक कहते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब यह अध्रुवित प्रकाश के अंदर जाता है तो दो पिंडों में बढ़ जाता है। एक कण के कंपन कैसे होते हैं? प्रकाशीय कक्ष के लंबवत, और एक कंपन प्रकाशीय कक्ष के समांतर होते हैं। तो जो कंपन लंबवत होते हैं वो रोक दिए जाते हैं, समांतर वाले निर्गत कर दिया जाता है। समांतर वाले जो थे ये प्रकाश के संसर्ग की दिशा हो गई, है ना। अब ये पता करना है कि जो ये प्रकाश है ये अध्रुवित है, अध्रुवित है या नहीं है पूर्णतः, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक और पोलराइड लेंगे और उसको भी ऐसे रख देंगे। इसके ऐसे दोनों के ऐसा रखेंगे कि दोनों के एच एग्जाम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यह प्रकाश, ये जो था अध्रुवित प्रकाश, ये इससे ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये प्रकाश पूर्णतः क्या है? ध्रुवित प्रकाश है ना। तो जो पता करने का होता है कि ध्रुवित है या नहीं है, उस वाले को हम कहते हैं विश्लेषक। है दोनों क्लोराइड है, लेकिन एक का नाम ध्रुवक हो गया, दूसरा नाम विश्लेषक हो गया। यानी जो अध्रुवित को ध्रुवित बदलेगा उसे कहेंगे ध्रुवक, जो पता करेगा प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है उसे कहेंगे विश्लेषक। अब इसको अगर हम घुमाएंगे ऐसे से तो ये जो प्रकाश यहाँ से क्या रहा था, ये धीरे मात्रा यहाँ निकलने की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो विश्लेषक से बाहर निकलना प्रकाश ये हो गया विश्लेषक से निर्गत प्रकाश। विश्लेषक से निर्गत प्रकाश, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश जो हो गया, विश्लेषक और ध्रुवक के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग क्या होता है? अनुपरिमानुपाती होता है। यही होता है मैलस का नियम। ये अनुपरिमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है I0 cos स्क्वायर थीटा आ जाता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये क्या है? मैलस का नियम। ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता ये वाला है, ये जो पोलराइड विश्लेषक पर आ रहा है वो I0 है। ठीक है, अब समझते हैं ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम, जैसे ये कोई पदार्थ हो गया, ये हो गया विलंब हो गया, ये प्रकाश कर आ रही है आई, और जब कोई प्रकाश कर आती है तो जरूरी नहीं होता केवल उसका अपवर्तन हो या परावर्तन हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे जल में देखिएगा, जल में आप देखेंगे तो जल के अंदर का
कंकड़ पत्थर भी दिखाई देंगे और उसमें आपको अपनी शक्ल भी दिखाई देगी, यानी उसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। तो मान लेते हैं कोई तल है तो पदार्थ का माध्यम है, इसमें प्रकाश का आती है और ये किसी कोण पर आती है, मान लेते हैं आई कोण पर, तो इसमें क्या होता है अपवर्तन भी होता है और क्या होता है परावर्तन। तो ये ऐसा कई बार होगा। तो एक विशेष कोण नापा गया, इस कोण पे ऐसे बहुत सारे कोण पे आई, तो एक विशेष कोण रखा गया जिस कोण पर जो परावर्तित प्रकाश था, ये वाला परावर्तित, ये पूर्णतया समतल ध्रुवित था। तो उस विशेष आपतन कोण को कहते हैं ध्रुवण कोण और उसको आईपीस लिखते हैं। तो अगर ध्रुवण कोण की कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बताओगे? किसी उस विशेष आपतन कोण को, यानी किसी विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित जो प्रकाश होता है वो पूर्णतया क्या होता है? समतल ध्रुवित होता है। उस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं, इसे आईपीस से लेकर लिखते हैं। अब एक बार क्वेश्चन करेंगे और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन हो गया कोण यानी आर हो गया। तो क्या बोलेंगे? किसी पारदर्शी माध्यम का या किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है एन, वो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का वाला हो गया tan के क्या होता है? बराबर होता है। ये ब्रूस्टर का नियम है, ध्यान समझिए। ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये इसका नियम है, ब्रूस्टर का नियम है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारे आ गया। और देखिए ये भी आपतन कोण है तो ये भी आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण का आपतन कोण के बाद बराबर होता है। n बराबर tan IP उसको ले सकते हैं, n बराबर tan को ले सकते हैं sin IP और बटे cos IP। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? मान लेते हैं 1। अगर हम स्नेल के नियम से चलें तो स्नेल का नियम कहता है n बराबर आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जैसे n से लिखते हैं, अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी तो आई स्थान पे हम लोग देंगे IP, ये समीकरण मान लेंगे 2 है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 की अगर तुलना करी जाए, तुलना करेंगे 1 व 2 की तुलना करेंगे तो देखिए दोनों में क्या है? समीकरण नंबर 1 और 2 सेम, तो तुलना करेंगे तो n दोनों में सेम है, बाएं पक्ष बराबर, दाएं पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी sin IP बटे cos IP बराबर sin IP बटे sin IP का हो जाएगा कट जाएगा, तो cos IP बराबर क्या हो जाएगा? sin R हो जाएगा। और cos IP की क्या पर हम लिख सकते हैं? sin 90 माइनस IP, और यहाँ बराबर क्या लिखा है? देखिए sin R लिखा है। देखिए ये ऐसा लिखा है sin 90 माइनस थीटा जो होता है cos थीटा, तो इसके साथ लिख सकते हैं। इससे क्या होगा? sin कट जाएगा, इन तुलना करेंगे sin 90 माइनस IP बराबर R, या IP उधर ले चलेंगे तो IP प्लस R बराबर 90। तो ये पेपर में ऐसे आता है, इससे देख लीजिए, ये देखिए कौन सी है? परावर्तित, और ये कौन सी है? अपवर्तित। परावर्तित और अपवर्तित किरणों का जो योग होता है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। देखिए यहाँ से अगर पूरा चलोगे तो 180 है, तो IP और R कितना आ गया है? देखिए 90 आ गया है, और टोटल 180 होता है। तो 180 से अगर ये वाला हटा देंगे तो ये वाला भी कितना बचेगा? 90। तो सिद्ध हो गया कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों किरणों का योग कितना होता है? अभिलंब, यानी आप दोनों किरणें अभिलंब होती है। ठीक है।